नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन में यदि रेखाएं समांतर हों तो उसमें पढ़ा गया a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दो रेखाएं, जो ये रेखाएं हैं, समांतर हैं, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि समांतर हैं तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। कभी कभी हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो सीधे इसी में ही पूछ दिया जाता है, गुणांकों में संबंध ही पूछ दिया जाता है कि यदि ये जो समीकरण है इनका कोई हल न हो तो सही कथन होगा। तो सही कथन ये लिख देते हैं, या अब ऑप्शन जो बनाता है ये तीनों बराबर कर देगा, इसको बराबर नहीं करेगा, इसको बराबर काट देगा कि बराबर नहीं है तो ये बराबर कर देगा। ऐसे कई ऑप्शन बना दिए जाते हैं, उसमें से आपको ढूंढना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इनसे संबंधित एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए जाए, फिर आगे हम बताते हैं। जैसे अगर प्रश्न होता कि रेखाओं, लिखिए सभी लोग प्रश्न, रेखाओं 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 तथा 5x प्लस 3ky माइनस 1 बराबर 0 का कोई हल न हो, कोई हल न होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा 2/5, a1 है 2, a2 है 5, b1 है 3 और b2 है 3k। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 5/2। c1 c2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू -7/-1, इसे तो कोई मतलब है ही नहीं, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे k बराबर 5/2 यही हो जाता है आंसर। हो गया, लिख लीजिए जल्दी से। दूसरा लिखिए, बोलें, लिखिए, रेखाओं 5x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 तथा kx माइनस के प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 के असंगत होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का गुणांक 5, यहाँ पर x का गुणांक k, y का गुणांक -7, यहाँ y का गुणांक 2, तो k बराबर हो जाएगा इसका गुणा इसमें जगह 2×5 10 -7, तो 10/-7 या -10/7, ये हो गया k का मान। क्लियर? उम्मीद है कि अब तो इस तरह सॉल्व हो जाएंगे, प्रश्न आते हो तो। हो गया? चलिए अब देखिए कि जैसे यदि ये कहा जाए कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो हम जानते हैं कोई भी दो रेखा है तो वह एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है, केवल एक बिंदु पर, वो भी कब? जब वो समांतर न हो तब। ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श करेंगे ये यहाँ पर, लेकिन आपसे दबाव डाल के कहा जाए, प्रेशर डाल के कहा जाए कि ये एक बिंदु पर नहीं, ये दो बिंदुओं पर कट कर रही हैं,
दो बिंदु पर कट कर रही है। तो जरा आप समझिएगा कि जैसे सपोज दैट इसको हम इधर ले जाएं, ठीक है, तो जब ये ऐसे हैं और अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे इस तरह, यानी इधर का सिरा जो है इधर वाला जब इधर ले जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जो इधर का है वो तो इधर आ रहा है ना, पीछे आ रहा है, इधर नीचे आ रहा है, तो इधर का ऊपर जा रहा है तो इधर का नीचे, यानी ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, क्योंकि हमें एक बिंदु पर नहीं दो बिंदु पर कट कराना है। अगर ये थोड़ा सा और इधर कर दें तो ये थोड़ा और इधर आ जाएगा। अब जो ये रेखा है, अब इस पर अभी केवल एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, अब ये थोड़ा और इस पर कहीं कट करा दें, इसका मतलब इधर वाला इस पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही रेखा एक ही रेखा पर हो जाएंगी, दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक ही रेखा पर हो जाएंगी, तभी जाके ये एक से अधिक बिंदु पर कट करेगा। अच्छा, एक से अधिक बिंदु क्या, ये जितने रेखाएं जो है जितनी बिंदुओं से मिलकर बना होगा उन सभी बिंदुओं पर स्पर्श करेंगी ना। तो किसी भी रेखा का जो निर्माण होता है वो इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर होता है। कितने बिंदुओं से मिलकर, अनंत बिंदुओं से मिलकर किसी भी रेखा का निर्माण होता है। इसका मतलब ये अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, कट करेंगे। तो दो बिंदु पर जब कट करेंगी तो दो से अधिक बिंदु पर भी कट करेंगी, और जब अनंत बिंदु पर कट कर रही हैं, इनफाइनाइट बिंदु पर कट कर रही हैं, तो इसके अनंत हल होंगे। जितने बिंदुओं पर कट करेंगे उतने ही इसके हल होते हैं। जैसे एक ये वक्र है और एक रेखा है, तो यह वक्र को ये रेखा जो है दो बिंदु पर कट कर रही है, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे समीकरण तो दो बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे। अगर सपोज दैट ये ऐसे होता है, इस तरह वक्र होता है और एक रेखा यहाँ से होकर जाती, तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये है कि इन दोनों समीकरणों को जब सॉल्व करते तो x के 4 मान और y के भी 4 मान निकलते। और अगर ये यहाँ से होकर जाता है तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तब 3 बिंदु निकलता है, और ऊपर से होकर जाता है तो 2 ही बिंदु निकलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने बिंदु पर ये कट करती हैं x के उतने ही मान होते हैं। तो ये इनफाइनाइट बिंदुओं पर कट कर रही हैं तो x के कितने मान निकाले जाएंगे, इनफाइनाइट मान निकाले जाएंगे, अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों रेखा जो है एक ही रेखा को निरूपित कर रही है, लिखने का ढंग अलग अलग है। तो जब दोनों ही रेखा जो है एक ही रेखा को निरूपित कर रही है तो इसका मतलब है कि प्रवणता भी बराबर और y अक्ष पर कटे अंतखंड का भी माप भी बराबर। तो उस कंडीशन में जब ये लिखा गया हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कि एक से अधिक हल होने के लिए, एक से अधिक हल होने के लिए, हल होने के लिए या अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए, हल होने के लिए गुणांकों में संबंध। तो गुणांक में क्या संबंध होंगे, प्रवणता भी बराबर और y अक्ष पर कटे अंतखंड की माप भी बराबर। तो प्रवणता में क्या हो जाएगा, a1 और a2, तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। क्यों? क्योंकि m1 बराबर m2, तो ये हम लिखेंगे माइनस a1 अपान b1 बराबर माइनस a2 अपान b2, और फिर लिखेंगे कि माइनस c1 अपान b1 बराबर माइनस c2 अपान b2। तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो लिख लीजिए, इसे लिखिए, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक से अधिक हल होने के लिए अथवा अनंत हल होने के लिए
अथवा अनंत हल होने के लिए इनके गुणांकों में संबंध, इनके गुणांकों में संबंध, लाइन छोड़ दीजिए और ये लिखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आइए हम लोग न्यूमेरिकल कुछ लगा लेते हैं इस पर। चलिए लिखिए प्रश्न। रेखाओं 2x + 7y - 3 बराबर 0, 2x + 7y - 3 बराबर 0 तथा 3kx + λy - 8 बराबर 0 के अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए के व लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, के व लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। के व लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक जगह पर 2 है और यहाँ पर है 3k बराबर, यहाँ पे है 7 और यहाँ है लैम्डा। सी की जगह पर यहाँ है -3, यहाँ पे है -8। ये सभी आपस में बराबर होंगे क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, तो A1 B1 C1। ये A2 है ये पूरा, और ये B2 है और ये C2 है, तो A2 B2 C2। ठीक है। तो अब इसको और इसको लेकर सॉल्व करें। 2/3k बराबर 3/8, तो ये k यहाँ चला जाएगा तो k बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इधर 2 × 8 और ये यहाँ पर आएगा 3 × 3, तो 16 कितना 9। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करें तथा 7/λ बराबर 3/8, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा इसका गुणा इसमें 7 8 है 56, 56/3, ये लैम्डा का मान हो गया। क्लियर है। तो लैम्डा का मान 56/3, के का मान 16/9। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। अगला लिखिए। एक और लिख लीजिए। रेखाओं 5x + λy + 7 बराबर 0 तथा ax + 3y - 14 बराबर 0 के एक से अधिक हल होने के लिए, एक से अधिक हल होने के लिए x हल होने के लिए लैम्डा व a का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा व a का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे जाएगा 5/a बराबर λ/3 बराबर 7/-14। तो यहाँ से एक इसको और इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो 5/a बराबर 7/-14। तो a बराबर जाएगा 7 दूना के 14 हो जाएगा -2, 2 5 10 -10। अच्छा λ/3 बराबर ये लिख दें 1/-2, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा -2/3। ये लैम्डा का मान हो गया, ये a का मान हो गया। हो गया। चलिए तब अब हम देखेंगे कि बता दें। चलिए अब तो लग जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यदि दो रेखाओं के समीकरण दे दिए जाएं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इसका समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इसका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और पूछा जाता है कि इसके कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण। तो कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जैसे ये कोण है तो ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण, ये भी तो इसी के बीच का कोण है। तो ये अधिक कोण यानी 120 90 अंश से अधिक है और 180 से कम होगा और ये 90 अंश से कम है। तो यानी दो कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण आएगा। एक तो ये रेखा हो जाएगा जो कोण अर्धक होगा और एक ये हो जाएगा जो कोण अर्धक होगा। तो कोई भी कोण अर्धक रेखा हो, यदि यह कोण अर्धक रेखा है तो इस पर कहीं भी बिंदु हम ले लें एक P और इससे इस पर लंब डाल दें और इसी से जब हम इस पर लंब डालते हैं तो इन दोनों लंब की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, तभी ये कोण अर्धक रेखा होगा। चाहे हम यहाँ पर ले लें तो यहाँ से भी हम इस पर लंब डाल दें और इस पर लंब डाल दें, या यहाँ से इस पर लंब डाल दें, इस पर लंब डाल दें, तो कोई एक बिंदु ले लें और उससे जब हम लंब डालते हैं दोनों की लंब की लंबाई बराबर होगा तभी कोण अर्धक रेखा होगा, अन्यथा ये कोण अर्धक रेखा नहीं होगा। तो जब ये कोण अर्धक रेखा है P तो इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, y है। अब इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो किसी भी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P जब बिंदु दिया होता है तो हमें पता होता है ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b²। तो ये है दूसरी रेखा, तो ये P2 कर दें और ये P1 कर दिया जाए। तो हमें पता है कि P1 बराबर क्या है? P2। तो P1 बराबर P2 हो सकता है कि एक प्लस आ जाए एक माइनस आ जाए, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे P1 है तो P1 का मान हम लिखेंगे a1x, अब xy से इस पर लंब डाला जा रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। अब यही बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यही होता है कोण अर्धक रेखा का समीकरण कि a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान √a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस लगा देते हैं। तो जब यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो न्यून कोण का अर्धक रेखा आता है, न्यून कोण का अर्धक रेखा। और जब ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है तो अधिक कोण का अर्धक रेखा का समीकरण आता है। तो लिख लीजिए, इसे बोल रहे हैं, लिखिए। रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण, के कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण, कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण। तो लिखिए इसे, लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर का चिन्ह दीजिए, बराबर प्लस माइनस लिखिए, प्लस माइनस, और अब लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर होता है, हो गया। चित्र बनाना है, बना लीजिए, जरा दिखा लीजिए कि ये कोण अर्धक रेखा का समीकरण है। कोण अर्धक रेखा, ये भी कोण अर्धक रेखा है, कोण अर्धक रेखा। ये न्यून कोण की अर्धक रेखा है या अधिक कोण की अर्धक रेखा है? बना लीजिए चित्र जल्दी से। जैसे रेखाओं 3x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0 तथा 12x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 के कोण अर्धक रेखाओं का, कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए, कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण क्या होगा? तो कोण अर्धक रेखा के समीकरण, थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, यानी जो रेखा का समीकरण होता है उसके ऊपर लिखेंगे और नीचे अंडर रूट x का गुणांक और y के गुणांक के वर्गों का योगफल बराबर प्लस माइनस। दूसरा समीकरण ये है 12x प्लस 5y प्लस 7, सीधे उसी तरह उतार दिया जाता है, और अपान अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 1 अपान 5, ये प्लस माइनस हो जाएगा 12x प्लस 5y प्लस 7/13। अब इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इधर, इधर हो जाएगा 13×3 39x प्लस 13×4 52y माइनस 13 बराबर प्लस माइनस, ये 12×5 60x और प्लस 25y और प्लस 35। अब एक बार धनात्मक चिन्ह ले लिया जाए तो 39x प्लस 52y माइनस 12 बराबर 60x प्लस 25y प्लस 35। अब एक तरफ ले जाएं इधर, तो 60 में से 39 जाएगा तो 21x हो जाएगा। अच्छा, ये 25 है, इधर आएगा तो 52 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 27y, और ये माइनस 12 जब इधर आएगा तो प्लस 35 और 12 तो 47 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक कोण अर्धक रेखा का समीकरण, जो न्यून कोण के अर्धक रेखा का समीकरण होता है। धनात्मक चिन्ह लेने पर न्यून कोण के अर्धक रेखा का समीकरण और माइनस चिन्ह लेने पर अधिक कोण की अर्धक रेखा का समीकरण।
तो ये हो जाएगा। दूसरा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर 39x प्लस 52y माइनस 12 बराबर माइनस 60x माइनस 25y माइनस 35। सबको इधर लेके आए तो 60 और 39 जुड़ जाएगा तो 99x होगा, और 25 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 5 2 7 77y, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 35 में से 12 निकल जाए तो 35 में से 2 निकलेगा तो प्लस 3 33, 10 निकल जाएगा 23 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कोण अर्धक रेखा का समीकरण अलग अलग। तो ये अधिक कोण के अर्धक रेखा का समीकरण होगा अधिक कोण का, और ये न्यून कोण का अर्धक रेखा का समीकरण। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। हो गया, चलिए अगला लिखिए। बोले, लिखिए रेखाओं 6x प्लस 8y माइनस 3 बराबर 0 तथा 2x तथा 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोण अर्धक रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। लगाइए जल्दी से। लग जाएगा, यानी 6x प्लस 8y माइनस 3 अपान अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4x माइनस 3y प्लस 1 अपान अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये 6x प्लस 8y माइनस 3 अपान 10 प्लस माइनस 4x माइनस 3y प्लस 1 अपान यहाँ 5 हो जाएगा। 5 का गुणा इधर, 5 छके 30x प्लस 8 पाँचे 40y माइनस 15 बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा 10 चौके 40x माइनस 30y प्लस 10। अब एक बार धनात्मक चिन्ह ले लिया जाए, क्यों? तो धनात्मक चिन्ह लेने पर ये 30x प्लस 40y माइनस 15 बराबर 40x माइनस 30y प्लस 10। अब इसको उधर लेके जाएं तो 40 में से 10 जाएगा तो 10x, 40 इधर आएगा तो माइनस 40 और माइनस 30 माइनस 70y, 15 इधर जाएगा तो प्लस, तो ये 25 बराबर 0। सबको इधर दाएं साइड ले गए। 5 कामन लेने तो 5 दूना के 10, 2x, 14 पाँचे 70, 14y और 5 पाँचे 25 प्लस 5 बराबर 0। क्लियर? और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हो जाएगा 30x प्लस 40y माइनस 15 बराबर माइनस 40 प्लस 30y माइनस 10।
सबको इधर लेके आइए, तो -40 इधर आएगा तो 70x हो जाएगा, और जो -30 है तो +30y हो गया, तो +30y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो +10y हो जाएगा, और ये 5 है इधर आएगा तो 10 5 15 हो जाएगा। ये 15 था ना यहाँ पे, तो 15 और 10 इधर आएगा तो 25, तो -25 बराबर 0। अब 5 कॉमन ले लीजिए तो 14x + 2y और 5 बचे 25 -5 बराबर 0। ये हो गया एक समीकरण और ये एक समीकरण हो गया, दोनों हो गए कोण अर्धक रेखाओं के समीकरण। हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कोण अर्धक रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। क्यों, यहाँ पर एक बार यहाँ जो प्लस और माइनस लिखा है तो एक बार प्लस चिन्ह लिया तो ये आ गया, और एक बार जब माइनस चिन्ह लिया तो ये आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे त्रिभुज का लांबिक केंद्र। जैसे ये त्रिभुज है, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। लांबिक केंद्र वह होता है जो कि शीर्षों से भुजाओं पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु। ये लंब है, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया जाए, ठीक है, और यहाँ से इस पर लंब डाल दिया जाए, तो ये लांबिक केंद्र कहलाता है। इसे हम कहते हैं लांबिक केंद्र। लांबिक केंद्र, ऑर्थोगोनल सेंटर। यह केंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर कहीं पर भी हो सकता है। जैसे अगर ये इस तरह का त्रिभुज होता है तो इसको बढ़ाना पड़ता है और इस पर लंब डाला जाता है, इसको बढ़ाना पड़ता है और यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, ठीक है, और यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, जब इससे इस पर हम लंब डालेंगे इस पर और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहीं पर कट करेंगे। इसका मतलब ये है कि शीर्षों से भुजाओं पर डाले गए लंब सभी संगामी होती हैं। किस में? त्रिभुज में। तो ये जरा लिख लीजिए सभी लोग। लांबिक केंद्र, त्रिभुज का लांबिक केंद्र, त्रिभुज का लांबिक केंद्र लिखिए। किसी त्रिभुज के शीर्षों से भुजाओं पर, किसी त्रिभुज के शीर्षों से भुजाओं पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु, डाले गए लंबों का कटान बिंदु ही लांबिक केंद्र कहलाता है, ही लांबिक केंद्र कहलाता है, ऑर्थोगोनल सेंटर कहलाता है, लांबिक केंद्र कहलाता है। यह केंद्र त्रिभुज के अंतर्गत अथवा त्रिभुज के बाह्यतः, यह केंद्र त्रिभुज के अंतर्गत अथवा त्रिभुज के बाह्यतः कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और इस चित्र को बना लीजिए, जरा जल्दी से बनाइए चित्र को। दोनों बनाना है तो दोनों बना लीजिए, नहीं तो एक बना लीजिए, जल्दी से बनाइए।
हो गया। चलिए अब थोड़ा समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। ये लंब रेखा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये दो बिंदु हैं x2 और y2 और x3 y3, तो इसकी प्रवणता तो हमें पता है। इसकी प्रवणता हो जाएगा y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2। इसकी प्रवणता तो इस पर लंब रेखा है ना, ये 90 डिग्री है ना, तो लंब रेखा की प्रवणता हम जानते हैं कि चिन्ह सहित पलट देते हैं। इसकी प्रवणता m डैश है तो चिन्ह सहित पलट देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस है तो, और ये हो जाएगा x3 माइनस x2 अपान y3 माइनस y2। यही काम हमेशा करेंगे। तो इसका निकालेंगे प्रवणता, तो इन दोनों से होकर जाने वाली जो प्रवणता होगी उसको हम चिन्ह के साथ पलट देंगे। अब देखा जाए कि इसकी प्रवणता तो पता हो गया और एक बिंदु दिया है, तो इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकल जाएगा। क्यों? तो ये समीकरण हो जाएगा, जैसे अगर नामकरण करें ए बी सी, ठीक है, और ये ओ, तो ये ए ओ का समीकरण होगा ना, ए ओ का समीकरण। तो ए ओ का समीकरण क्या हो जाएगा? तो ये y माइनस y1, ये x1 y1, और m की जगह पर ये रख दें माइनस, यहाँ पर लिख दें x3 माइनस x2 अपान y3 माइनस y2, x माइनस x1। अब उसी तरह BO का जब हमको समीकरण निकालना हो तो y माइनस y2, अब ये y2 यहाँ पे x2 y2 से होकर जाएगा, और जो ये प्रवणता होगी इसका, इस पर लंब रेखा की प्रवणता ये होगा, तो इसकी प्रवणता तो x3 y3 और x1 y1 है, तो y3 माइनस y1 अपन x3 माइनस x1 है, तो पलट देंगे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा x3 माइनस x1 अपन y3 माइनस y1, और ये हो जाएगा x माइनस x2, और CO का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा y माइनस y3 बराबर माइनस x1 माइनस x2 अपान y1 माइनस y2, और यह हो जाएगा x माइनस x3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों में से किसी दो से इन समीकरणों के किन्हीं दो समीकरणों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेते हैं, जो लांबिक केंद्र का निर्देशांक होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे लिखिए, चित्र में नामकरण कर दीजिए ए बी सी ओ। तो लिखिए AO का समीकरण y माइनस y1 बराबर माइनस, बराबर के बाद माइनस, और ब्रैकेट में लिखिए x2 माइनस x3 अपान y2 माइनस y3 इंटू x माइनस x7। दूसरा BO का समीकरण y माइनस y2 बराबर माइनस x3 माइनस x1 अपन y3 माइनस y1 ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में x माइनस x2। समीकरण 2 जैसा ये बोर्ड पर लिखा गया है देख रहे हैं। तीसरा लिखिए CO का समीकरण y माइनस y3 बराबर माइनस x1 माइनस x2 अपन y1 माइनस y2 इंटू x माइनस x3। चलिए अब इसे समझ लीजिए कैसे आप लिखेंगे। तो जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये तीन बिंदु दिए हैं, तो जब आप यहाँ y माइनस y1 रखेंगे तो माइनस हमेशा लिखना है बराबर के बाद, और उसके बाद जैसे आप समीकरण जानते हैं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब यहाँ y1 रख दिए तो इसको ढक देंगे, इन दोनों से प्रवणता निकालेंगे और उसी को पलट देंगे। तो y2 माइनस y3 न लिखकर x को ऊपर और y को नीचे लिखा जाएगा। तो y2 माइनस y3 अपान x2 माइनस x3 और x माइनस x7। अच्छा, जब यहाँ पर 2 लिखा जाता है तो इसको ढक देते हैं, फिर ये 2 बच जाता है, तो इसके लिखा जाता है क्या माइनस, तो यहाँ पर x1 माइनस x2। अब देखिए
यहाँ पर x1 माइनस x2 अपान y1 माइनस y2 या x2 माइनस x1 अपान y2 माइनस y1, जो भी, कब जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 को ढकेंगे तो ये 1 और 3 बच रहा है ना, तो 1 और 3 के लिए x1 माइनस x3 अपान y1 माइनस y3, और जब यहाँ पर 3 लिखेंगे 3 तो ये, तो इसको ढकेंगे तो ये दोनों बचेगा, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 अपान y1 माइनस y2, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और जब यहाँ 1 लिखेंगे तो इसको ढकेंगे तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों बचेगा, तो x को ऊपर लिखना है, x का अंतर x2 माइनस x3 अपान y2 माइनस y3, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये तीनों उसी तरह है। और उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। लिख लीजिए, इन समीकरणों में से किन्हीं दो समीकरणों के द्वारा, इन समीकरणों में से किन्हीं दो समीकरणों के द्वारा x, y का मान प्राप्त कर लेते हैं, x, y का मान प्राप्त कर लेते हैं, x, y का मान प्राप्त कर लेते हैं, जो लांबिक केंद्र का निर्देशांक होता है, जो लांबिक केंद्र का निर्देशांक होता है, जो लांबिक केंद्र का निर्देशांक होता है, जैसे 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 लिखिए, बोलें, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3, -1, 2, 4 तथा 1, 1 हो, तो लांबिक केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लांबिक केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लांबिक केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हमें पता हो गया कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो समीकरण पहला लिखें, y माइनस y1 बराबर, यहाँ माइनस x2 माइनस x3 अपान y2 माइनस y3 और x माइनस x1 से। तो y माइनस y1 के जगह पर क्या लिख दिया जाए, -1, तो +1 हो जाएगा, माइनस x2 के जगह पर 2, x3 के जगह पर -1, ठीक है, और y2 के जगह पर 4, y3 की जगह पर भी 1, तो x माइनस माइनस प्लस -3। अब ये हो जाएगा y प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा -1/3 और x माइनस 3, 3 से गुणा कर दिया जाए, 3y प्लस 3 बराबर -x और प्लस 3। अब यहाँ पर हो जाएगा x इधर आ जाएगा, तो x प्लस 3y और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0, ठीक है। तो x प्लस 3y बराबर 0, समीकरण A। अब दूसरा लिखेंगे कि y माइनस y2 बराबर माइनस, यहाँ पर x3 माइनस x1 अपान y3 माइनस y1 और x माइनस x2, तो y माइनस y2 के जगह पर 4 माइनस x3 कितना है 1 और x1 कितना है 3, y3 कितना है 1, y1 कितना है +1 लिख देंगे, और x माइनस x2 के जगह पर 2। अब यहाँ पे y माइनस 4 में ये 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2y माइनस 8 बराबर, ये -2, तो माइनस गुणा होगा +2, तो ये हो जाएगा 2x और -4, ये समीकरण हो जाएगा 2x माइनस 2y, इधर जाएगा 2y और +8 और ये -4, तो +4 बराबर 0। तो x माइनस y प्लस 2 बराबर 0, 2 से भाग दे दिया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, दोनों के द्वारा बीजगणित विधि के द्वारा सॉल्व कर लिया जाए। तो चलिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं x प्लस 3y, ठीक है, x प्लस 3y
और प्लस 0 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो बीजगुणन विधि में x अपान लिखा जाता है, तो 3 माइनस 1 0 और 2, तो y के नीचे लिखेंगे तो 0 और 2 1 और 1, ठीक है, और 1 अपान लिखेंगे तो 1 1 और 3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूना के 6, तो x अपान 6 और माइनस 0 और बराबर y अपान 0 माइनस 2 बराबर 1 अपान माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा ना, तो 6 बटा माइनस 4, और y बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटा माइनस 4। यहाँ 2 3 6, 2 दूना के 4, तो माइनस 3 बटा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4, तो ये 1 बटा 2 y का मान। इसका मतलब जो लांबिक केंद्र है, लांबिक केंद्र, तो लांबिक केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस 3 बटा 2 कामा 1 बटा 2। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। ये तो था लांबिक केंद्र ज्ञात करने का तरीका। नोट में लिखिए कि समकोण त्रिभुज का लांबिक केंद्र, समकोण त्रिभुज का लांबिक केंद्र समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है, समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है, समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है। समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है, ठीक है। अर्थात ये त्रिभुज बना लीजिए और ये समकोण है, तो यही कहलाएगा लांबिक केंद्र। लिख लीजिए लांबिक केंद्र ये है। यानी जब दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हों किसी त्रिभुज के और दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, तो उन्हीं का कटान बिंदु निकाल लेंगे तो लांबिक केंद्र निकल जाएगा। हो गया। चलिए अब देखा जाए कि यदि कोई भी सपोज है, जैसा कि हमने बताया था आप सभी को कि यदि एक्स अक्ष दर्पण का कार्य करता हो, एक्स अक्ष किसका कार्य करता हो, दर्पण का,
अगर x अक्ष दर्पण का कार्य करता हो, यहाँ पर कोई बिंदु P x, y है, तो x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्देशांक पूछा जाए तो हम जानते हैं दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब नीचे बनेगा। ये ऊपर y दूरी है तो नीचे y दूरी आ जाएगा, तो नीचे आएगा x अक्ष के, तो ये माइनस लिखा जाता है ना। क्या लिखा जाएगा? माइनस। नीचे y का मान माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान तो वही रहेगा, परंतु y का मान प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x का मान माइनस y, तो ये p डैश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसके द्वारा y अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तब तो ये x है, तो इधर आता तो यहाँ पर माइनस x हो जाता है, लेकिन y तो वही रहता ना। इसका मतलब जब ये p डबल डैश अगर ये है तो इसका मतलब यहाँ पे हम बता चुके हैं इसको, फिलहाल फिर भी बता दे रहे हैं कि माइनस x, y, अर्थात जब x अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो y का चिन्ह बदल जाता है, और जब y अक्ष द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो x का चिन्ह बदलता है। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि y अक्ष द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो x का चिन्ह बदलेगा, और x अक्ष द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा तो केवल y का चिन्ह बदल देते हैं, बाकी वही रख देते हैं। क्लियर है? जैसे सपोज दैट, बना लीजिए चित्र जल्दी से, जो लोग नहीं जानते हैं बना लीजिए। हो गया? चलिए जैसे लिखिए, बिंदु -3, -4 का x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये -3 का -4 है ना, तो जब इसका x अक्ष द्वारा बनेगा तो y का चिन्ह बदलना है केवल, तो -3, यह माइनस था ना y का चिन्ह, तो अब हो जाएगा +4, -3 का 4, बस आया समझ में। अगर यही कहता है x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का चिन्ह तो y, और y अक्ष द्वारा कहता तो +3 हो जाता, और y का चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते। हो गया? ये तो बिंदु का है ना, लेकिन जब रेखा की बात किया जाए कि जैसे ये एक रेखा है, ये a है, ये b है, तो इसका समीकरण क्या होगा? x/a + y/b = 1। ठीक है। अब अगर कहा जाए कि अक्षों द्वारा इस रेखा का प्रतिबिंब जो बनता है तो उसका समीकरण बताइए, उसका समीकरण बताइए। तो कैसे समीकरण बनेगा? अक्षों द्वारा बनेगा, तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए, जैसे ये x अक्ष है, ठीक है, तो x अक्ष द्वारा अगर प्रतिबिंब बनेगा, y अक्ष नहीं बल्कि x अक्ष द्वारा बनेगा प्रतिबिंब, तो इस केवल x अक्ष न दर्पण का कार्य करेगा। इसका मतलब ये है कि ये b ऊपर है तो ये b नीचे आ जाएगा, यानी ये ऐसे आ जाएगा। a के चिन्ह में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो -b हो गया, और ये इधर चला जाएगा, जो इधर है वो ऊपर चला जाएगा। अब रेखा ये हो गया, यानी पहले रेखा ये है, तो अब जो है रेखा क्या हो जाएगा? x/a + y/-b = 1। यही तो है। इसका मतलब ये है कि अब ये माइनस केवल यहाँ पर आएगा, यानी y का ही चिन्ह में परिवर्तन हुआ, बाकी ये अचर पद तो वही है, यानी सिर्फ y का चिन्ह बदल दिया जाता है। कब? जब x अक्ष द्वारा प्रतिबिंब बनता है तब। तो ये x अक्ष द्वारा बना है, किसके द्वारा? x अक्ष द्वारा। x अक्ष द्वारा अगर प्रतिबिंब बना है तब इसका समीकरण ये है। इसी तरह जब y अक्ष द्वारा कहा जाता है, किसके द्वारा? y अक्ष द्वारा। तो जब y अक्ष द्वारा कहता है तो ये a चिन्ह, a इधर आ जाता है, ठीक है, यानी जब y अक्ष द्वारा कहेगा तो ये ऐसे आ जाएगा इस तरह, तो ये माइनस से हो जाएगा, b वही रहेगा, तब ये x/-a + y/b = 1, माइनस से गुणा करेंगे
एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी बराबर -1 बराबर -1। इसका मतलब ये अचर पद का भी चिन्ह बदल गया, y का भी चिन्ह बदल गया, और यहाँ पर किसका चिन्ह बदलेगा? केवल y का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज दैट कहा जाए कि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का x अक्ष द्वारा प्रतिबिंब, तो x अक्ष द्वारा प्रतिबिंब कहेगा तो ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0, केवल इतना ही। और जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का y अक्ष द्वारा प्रतिबिंब कहेगा तो ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस सी बराबर 0, यानी y का चिन्ह और अचर पद का चिन्ह दोनों बदल जाता है। क्लियर है? तो लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए जल्दी से कि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का समीकरण, लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए प्रतिबिंब का समीकरण ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आगे लिख दीजिए ब्रैकेट में केवल y के गुणांक का चिन्ह बदलेगा, केवल y के गुणांक का चिन्ह बदलेगा। दूसरा लिखिए रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का y अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का समीकरण, y अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का समीकरण। इसमें लिखिए ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी बराबर 0, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी बराबर 0, और ब्रैकेट में लिखिए कि y के गुणांक तथा अचर पद का चिन्ह बदल जाता है, y के गुणांक तथा अचर पद का चिन्ह बदल जाता है, अचर पद का चिन्ह बदल जाता है। हो गया? चलिए अब लिखिए जैसे रेखा 2x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 का y अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या निकल जाएगा? किसका किसका चिन्ह बदलेगा? y अक्ष है तो चिन्ह y का भी बदलेगा और अचर पद का, तो हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, y का चिन्ह और अचर पद का चिन्ह बदल देंगे। लिख लीजिए, यही आंसर है। एक और लिखिए रेखा 3x माइनस 9y प्लस 7 बराबर 0 का x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का समीकरण, x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें किसका चिन्ह बदलेगा? y का, केवल y का, यानी 3x प्लस 9y प्लस 7 बराबर 0। बस यही हो जाएगा आंसर। हो गया? तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया इम्पॉर्टेंट पढ़ाया है, और इस तरह लगभग सरल रेखा के हर एक आर्टिकल्स पर हमने चर्चा किया है, एक एक आर्टिकल्स पर चर्चा किया है, छोटा हो या बड़ा हो। तो अब इसके आगे जो है कुछ न्यूमेरिकल हम रेखा, सरल रेखा और बिंदु से संबंधित प्रश्नों
को कल सॉल्व करेंगे ठीक इसी समय। ठीक है, तो कल इसी समय सॉल्व किया जाएगा रेखा के प्रश्नों को और पॉइंट के प्रश्नों को। ठीक है, तो कल मिला जाएगा तो सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमने जो है यूपी बोर्ड की क्लास शुरू कर दिया है। 11 बजे दिन में जो है फिजिक्स की क्लास चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थितिकी पढ़ाया जा रहा है, जो आप सबके लिए भी काम का चीज़ है। और जो भी यूपी बोर्ड में बच्चे हों उनको भी जोड़िए, और आपको भी अगर देखना हो, लगता हो काम का है, तो आप भी देखिए। और कल जब हम मुलाकात करेंगे ठीक इसी समय, तो इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट। यदि आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाए हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो उसे आज लिख कर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि कल हम उसको फिर से पढ़ा दें दोबारा। ठीक है, तो लिख कर जरूर भेज दीजिएगा, ताकि कल उस पर दोबारा प्रश्न भी सॉल्व कर देंगे, आर्टिकल्स भी बता देंगे। ठीक है, तो अब मुलाकात होगी कल ठीक इसी समय। नमस्कार दोस्तों।